ना कहीं इस चीज को समझने की जरूरत है। इसके लिए मैं एक कुछ पीपीटी है हमारे प्लान में से ही मैंने निकाली है और मैं उन्हें आपके सामने एक्सप्लेन करूंगा, आप समझ पाएंगे उससे ज्यादा अच्छे से। मैं अपनी स्क्रीन शेयर कर लेता हूं। तो मेरी स्क्रीन सभी को शो हो रही होगी और मेरी वॉइस भी आ रही होगी आप सभी लोगों को। अगर वॉइस नहीं आए तो आप एक बार प्लीज मुझे बताइएगा जरूर, तो मैं कोशिश करूंगा उसको ठीक करने की। तो अभी मैंने ये पीपीटी चालू कर दी है और आप देख पा रहे होंगे दोस्तों कि ये पीपीटी आपके सामने कुछ बयां कर रही है। हम लोग आयुर्वेद के पीछे जा रहे हैं, उसके पीछे रीजन क्या है? क्योंकि आप समझिएगा कि आज का जो टॉपिक है वो टॉपिक इतना इंटरेस्टिंग है क्योंकि उसकी शुरुआत मैं आयुर्वेद से ही करना चाहूंगा, क्योंकि आयुर्वेद ही हर दवाई की जननी है। जैसे नेटवर्क इंडस्ट्री में एक कंपनी है जिसको जननी बोला जाता है नेटवर्क मार्केटिंग का, ऐसे ही आयुर्वेद ही जननी है। एलोपैथी, होम्योपैथी, यूनानी, हर पद्धति के लिए आयुर्वेद से ही सबकी उत्पत्ति हुई है। बस उसको कृत्रिमिक रूप दे दिया है, जिसकी वजह से लोग हम जल्दी रिलीफ लेना चाहते हैं तो हम कृत्रिमिक चीजों को लेते हैं, जिसके हमारी बॉडी पर काफी सारे साइड इफेक्ट आते हैं। जैसा कि सभी लोग जानते हैं कि आज के समय में सिचुएशन ऐसी है कि हम लोग कोई भी स्वस्थ नहीं है, लेकिन स्वस्थ रहना सब चाहते हैं। लेकिन थोड़ी सी अगर हम अपने ऊपर कहते हैं ना, अपने खुद के ऊपर विचार करें तो बहुत बड़ी चीज हम हासिल कर सकते हैं। कैसे हासिल कर सकते हैं? तो देखो दोस्तों, आज का जो दौर है, आज के दौर में जिस तरीके से प्रॉब्लम्स बढ़ रही हैं, हम सभी जानते हैं कि आज कोई भी इंसान, हम जिसको बोलते हैं, हम सभी को कोई ना कोई इश्यू जरूर है। तो हम सीधी सी बात है, हम स्वास्थ्य वाले कैटेगरी में तो आते नहीं है, क्योंकि आज हम जिस सिचुएशन से डील कर रहे हैं, जिस तरीके से हम वर्क कर रहे हैं, वहां पर हम हेल्दी तो अपने आप को नहीं बोल सकते। हाँ, सिर्फ सोसाइटी में अपने आप को अच्छा दिखाने के लिए हम बोल सकते हैं कि आई एम फिट, लेकिन आज फिट कोई भी नहीं है। तो दोस्तों, हम उस कैटेगरी में नहीं आते जिसे हम हेल्दी कैटेगरी बोलते हैं, मतलब 5% वाली। दूसरी अगर मैं बात करूं आप लोगों के साथ, तो 10% कैटेगरी में आते हैं क्या? नहीं, हम 10% कैटेगरी में भी नहीं आते हैं। तो हम बीमार नहीं है, है ना? हम बीमार नहीं है, एक्चुअल में हमें स्वस्थ भी नहीं कहा जा सकता और बीमार भी नहीं कहा जा सकता। बीमार वो होते हैं जो डॉक्टर्स की प्रिस्क्रिप्शन के बिना चल ही नहीं सकते। तो मुझे नहीं लगता कि हम लोग जितने यहाँ पर हैं उन्हें किसी डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन की जरूरत है। हाँ, हो सकता है कुछ पेशेंट भी हो जो मेरी बात को सुन रहे हो, जो दवाइयों पे ही चल रहे हो, है ना? तो आप समझिए कि हमारी जो कैटेगरी है, मोर देन 85% लोग ऐसे हैं जो ना स्वस्थ है ना बीमार है। वो स्वस्थ रहना तो चाहते हैं, लेकिन कैसे स्वस्थ रहें? अभी इसको और अच्छे से मैं एक्सप्लेन करता हूं कि यहाँ पर हम लोग इस स्लाइड को जरूर देखते हैं। हर बार हम प्लान देखते हैं, उस प्लान में इस चीज को हम जरूर शेयर करते हैं सभी के साथ। तो दोस्तों, जैसे कि इसमें पहली स्लाइड दी है कि हवा हवा आज पूरी तरीके से दूषित हो चुकी है। तो हवा दूषित हो चुकी है तो लोग सोचते होंगे हवा से हमें क्या करना है। नहीं दोस्तों, हवा से हमारे बॉडी के अंदर काफी छोटे छोटे पार्टिकल्स हवा के जरिए जाते हैं, जो लंग्स में जाके इन्फेक्टेड कर देते हैं हमारी, जिसकी वजह से सांस की जैसी समस्याएं क्रिएट होने लगती हैं, दमा की शिकायत आने लगती है। कुछ पार्टिकल हमारे सांस के जरिए से पेट के अंदर चले जाते हैं तो हमें पेट से रिलेटेड समस्याएं क्रिएट हो जाती हैं। कुछ ट्यूमर्स वगैरह की शिकायतें हमें ईयर की वजह से आ जाती हैं, जिसका हमें पता नहीं होता है। और ये एक सिचुएशन नहीं है, ऐसी बहुत सारी सिचुएशन है जिसकी वजह से, हवा की वजह से बहुत सारे लोगों को चैलेंजेस आते हैं। अब हवा को अगर मैं बात करूं कि ये हवा पहले तो शुद्ध हुआ करती थी, आज क्या हुआ इस हवा के साथ? तो सबसे बड़ी बात यह है कि आज हवा में केमिकल मिलाने वाले कोई बाहर से एलियन नहीं आए हैं, उस केमिकल को मिलाने वाले हम और आप जैसे लोग हैं, जिन्होंने इंडस्ट्रियां लगाई। इंडस्ट्रियां लगाना भी जरूरी थी, ये बात भी समझने की बात है, लेकिन इंडस्ट्रियां हमें शहर से बाहर लगाने की जरूरत थी। लेकिन आज क्या होता है, लोग इंडस्ट्री सिटी के अंदर लगा देते हैं, तो वो धुआं कहाँ जाएगा? वो जाएगा तो हमारे इन्वायरमेंट में ही, और वो घूम फिर के मिलता किसको है? हमको। अभी मैंने कुछ समय पहले एक
लेख पढ़ा था, उसमें 6 महीने के बच्चे के फेफड़े में कार्बन के कण पाए गए। अब 6 महीने का बच्चा तो स्मोकिंग करता नहीं होगा। अब सोच के देखिए, 6 महीने का बच्चा स्मोकिंग नहीं कर रहा, लेकिन उसके लंग्स में कार्बन के कण पाए जा रहे हैं। तो मतलब वो कार्बन कण, अगर वो बच्चे के इन्फेक्शन हो गया तो उसका लंग्स से रिलेटेड पता नहीं कौन कौन सा प्रॉब्लम्स क्रिएट होगा। तो समझिए दोस्तों, तो आज हवा हमारी दूषित हो चुकी, हम जिस भी हवा को ले रहे हैं वो जहरीली हो चुकी है, और उसके सपोर्ट में हमारे पास कोई अल्टरनेट ऑप्शन अभी नहीं है। हम ऑक्सीजन सिलेंडर लेके घूम नहीं सकते, है ना। अब नेक्स्ट, तो ये तो हवा की बात हो गई। आज पानी की भी यही स्थिति हो रही है। आप लोगों ने देखा होगा कि आज पानी में घर घर में आरओ लगाने पड़ते हैं, लेकिन आरओ की वजह से क्या प्रॉब्लम हो रहा है? आरओ लगने से हमारी बॉडी के अंदर जो पानी में मिनरल्स होते हैं, क्योंकि पानी एक केमिकल रिएक्शन है, H2O, हाइड्रोजन के 2 अणु और एक ऑक्सीजन के अणु को मिलके पानी बनता है। तो ये पहले से ही एक केमिकल है, और इस केमिकल से हमारी बॉडी को जीवित रहने की एनर्जी मिलती है। तो आप सोच के देखिए कि आज पानी के साथ क्या किया हम लोगों ने। पहले घरों में बर्तन साफ होते थे राख से, और आज साफ होते हैं डिटर्जेंट से। तो डिटर्जेंट को 60 तरीके के हार्मफुल केमिकलों के मेल से बनाया जाता है, और वो क्या करते हैं, हमारी बॉडी में स्किन एलर्जी क्रिएट कर देते हैं। हमारी बॉडी के अंदर जब वो अगर चला जाता है तो हमारे लीवर को डैमेज कर देता है, किडनी पर इन्फेक्शन आ जाता है। तो इसके माध्यम, पानी के माध्यम से और भी सारी चीजें, हमारी विषैली चीजें बॉडी के अंदर पहुंच रही है। मानसिक तनाव बनने लगता है, क्योंकि जब पेट में तनाव आता है तो हमारी पूरी बॉडी के अंदर तनाव आने लगता है। और इसमें सबसे अच्छा काम क्या किया है, हम ही लोगों ने सोने पे सुहागा कर दिया कि पैदावार बढ़ाने के लिए, पैसा कमाने के लिए हमने अपनी खेती में केमिकल डालना स्टार्ट कर दिया। अब केमिकल डाल दिया तो जो व्यक्ति केमिकल डाल रहा है उसको ये लगता है कि भाई मैं अपने बच्चों को तो केमिकल नहीं खिलाऊंगा, मैं अपने घर के लिए तो नेचुरल खेती कर लूंगा। एक किसान ये सोचता है कि मैं अपनी खेती अपने बच्चों को नहीं खिलाऊंगा, मैं तो देसी खेती कर लूंगा। लेकिन वो किसान ये भूल जाता है कि भाई खेती तुम्हारे हाथ में है, खेती तुम्हारे हाथ में है, दूध तो लेके आओगे। दूध वाला भी वही सोचता है कि भाई मैंने जो दूध में केमिकल मिलाया है तो मैं अपना दूध तो अपने बच्चों को नहीं पिलाऊंगा, लेकिन वो कहीं ना कहीं से तो पिलाएगा, या दूसरी गाय रखेगा, ठीक है, लेकिन वो गेहूं तो वहीं से खाएगा ना। तो अब देखिए सर्कल एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। सब्जी वाला केमिकल मिला रहा है, अनाज वाला केमिकल मिला रहा है, दूध वाला केमिकल। जो नॉन वेजिटेरियन है, आपसे सोच के देखिए, जानवर को बड़ा करने के लिए वो कैसे कैसे इंजेक्शन लगाते हैं, और जो जानवर 3 महीने 4 महीने में बड़ा होता है वो 1 महीने के अंदर बड़ा हो जाता है, और उसी को हम लोग घर में लेके आते हैं। उसको जानवर कट गया, अब पता लगा उसका जो सेलर है, जो नॉनवेज बेचता है, उसका माल नहीं बिका, तो उसको वो केमिकल रैपिंग करके उसको फ्रीजर में डालता है। वो केमिकल ऐसा केमिकल होता है, आप समझ पाएंगे कि जो डेड बॉडीज के ऊपर स्प्रे किया जाता है, उस केमिकल का इस्तेमाल आज दूध में, घी में, और हमारे जितने भी फूड प्रोडक्ट आते हैं उनमें किया जा रहा है। तो आप देखिए ये तीनों का जो मिक्सअप हुआ है वो सारा की सारा दिख हम पे ही रहा है। अगर आप लोग इन तीनों चीजों से नहीं बच सकते तो आप स्वस्थ कैसे रह सकते हैं? ये है आज का मेन मुद्दा। आज के समय में स्वस्थ कैसे रह सकते हैं भाई? हम चारों तरफ से फंसे हुए हैं, और इसको मैं नहीं बोल रहा हूं, ये कुछ कटिंग्स हैं, आप पढ़ सकते हैं। आज सरकार चिंतित है इस विषय को लेके। बहुत सारे लोग सोचते होंगे कि ठीक है ना, हम तो दवाई खा लेंगे। आपको मालूम है दवाई खाने से सबसे ज्यादा हार्ट फेलियर की शिकायत आती है, सबसे ज्यादा किडनी फेलियर की शिकायत आती है, सबसे ज्यादा लोगों को डायरिया की शिकायत होती है, अल्सर की शिकायत आ जाती है। जो लोग भी मेडिसिन खा रहे हैं, आप सोच के देखिए, क्या मेडिसिन से आप कब तक चलेंगे? अब पॉइंट आ जाता है कि अगर आप अपने आप को स्वस्थ देखना चाहते हैं तो क्या करेंगे? स्वस्थ देखने के लिए आपको अपना जिम्मेदारी अपने हाथों में लेनी पड़ेगी। डॉक्टर के हाथ में अगर आपने जिम्मेदारी दी
तो आप सोच के देखिए डॉक्टर की दुकान कब चलती है, आपके स्वस्थ रहने से या आपके बीमार होने से। अगर आपका डॉक्टर आपको स्वस्थ कर देगा तो आप दोबारा जाओगे ही नहीं। तो ऐसे कईयों हार्ट पेशेंटों को मैं जानता हूं, ऐसे कईयों डायबिटिक पेशेंट्स को जानता हूं जिनका 1 महीने 2 महीने के अंदर डायबिटीज लेवल नॉर्मल आ जाता है, डोज कम करने की जगह वो डोज को बढ़ा देता है, जिसकी वजह से प्रॉब्लम और ज्यादा क्रिएट हो जाती है। और फिर बोलता है कि आपने लापरवाही की होगी, दोष भी वो आप ही पे मर देता है। ऐसे एक पेशेंट मेरे पास आए थे, हार्ट से रिलेटेड थे। आप सोचिए जिनका बीपी नॉर्मल है, एक ब्लड थिनर ले रहे थे, तो उनको जब देखा कि 3 महीने तक कंटिन्यू उनका नॉर्मल आ रहा है, तो डॉक्टर ने उनका डोज बढ़ा दिया। उसके बाद उनको घबराहट हुई, घबराहट होने के बाद उनका ब्लड प्रेशर फ्लेक्सिबल हो गया, ऊपर नीचे चला गया, तो उनको एडमिट करना पड़ा। फिर डॉक्टर आके बोलता है कि तुमने कुछ ऐसा किया होगा, ऐसा किया होगा, मतलब ब्लेम पूरा डॉक्टर आप पर डाल देता है, क्योंकि उसकी नजर में आप सिर्फ एक बॉडी है, इससे ज्यादा कुछ नहीं। और उसके पास अथाह केमिकल है जिसका एक्सपेरिमेंट वो आप पर करने वाला है। क्योंकि मैं इस इंडस्ट्री से काफी लंबे समय से जुड़ा हुआ हूं, इसलिए मैं इतनी अच्छे से इस बात को शेयर कर पा रहा हूं। तो दोस्तों, आप किस पर बिलीव कर रहे हैं? आप अपना कमाया हुआ पैसा किस पर डालना पसंद करेंगे, बीमारी पर या स्वास्थ्य पर? ये आपने डिसाइड करना है। आप जितनी जल्दी इस चीज को समझ जाएंगे, उतनी जल्दी आप अपने पैसे को, अपनी सेहत को सेव कर पाएंगे। आप समझिए कि आज लोगों को दवाइयां खाने की वजह से पेट में दर्द बना रहता है, गैस बनी रहती है, उसके लिए आपको वो अलग से एक मेडिसिन देता है ना? तो आप सोच के देखिए, वो फायदा करेगी अंदर जाके? नहीं करेगी, क्योंकि हमारी बॉडी नेचुरल हीलिंग करती है, और नेचुरल हीलिंग का प्रोसेस सिर्फ आयुर्वेद में है, हमारे भोजन में है। हमें ये समझना पड़ेगा। तो दोस्तों, अभी बात करते हैं कि अब हम क्या करें। इसके लिए मैं भी पीपीटी को यहीं पर बंद कर देता हूं। तो अभी मौका है कि हम अपने आप को स्वस्थ कैसे रखें। देखिए, 4 बेसिक पिलर होते हैं जो हमारी बॉडी के लिए बहुत जरूरी होते हैं, हमारे मानसिक संतुलन के लिए बहुत जरूरी होते हैं। मुझे लगता है कि बहुत सारे लोग होंगे जो करते भी होंगे। आज गुरुजी सर के साथ मीटिंग हुई थी, तो उसमें से एक बेसिक पिलर के बारे में जब बात सर ने की, तो मुझे बड़ा अच्छा लगा कि हम सुबह 6 बजे उस बेसिक पिलर का एक पार्ट हम अपने मीटिंग का हिस्सा बनाने वाले हैं। लेकिन उसमें रिपोर्ट की जरूरत है। तो कितने सारे लोग हैं जो अपने आप को स्वस्थ रखना चाहते हैं? आप मुझे कमेंट्स करके बताएं, चैट बॉक्स में लिख के बताएं कि कितने सारे लोग हैं जो अपने आप को स्वस्थ रखना चाहते हैं। तो आप लोगों को पता रहेगा कि भाई मेरे को स्वस्थ रहने के लिए करना क्या है। क्योंकि जब तक हमारे पास नॉलेज नहीं है और हम दूसरे पर डिपेंड रहेंगे, तब तक आपका भला नहीं होने वाला। आप अगर ये सोचते हैं ना कि आज मैंने सेविंग अकाउंट में कुछ पैसा जोड़ रखा है, तो काहे के लिए जोड़ रखा है आपने? डॉक्टर को देने के लिए, फीस भरने के लिए, दवाइयां खाने के लिए, या अपने आप को दुरुस्त रखने के लिए? तो दोस्तों, इस दुनिया से कोई भी इंसान कुछ भी नहीं ले जा पाया। अगर आप स्वस्थ रहेंगे तो आप इस जीवन को अच्छे से एंजॉय कर पाएंगे। तो आज मैं आप लोगों के साथ वही चीज बताने वाला हूं कि हम, पहला पॉइंट था कि हम इस समय स्वस्थ कैसे रह सकते हैं। उसका रीजन मैंने बता दिया कि आज हमारे साथ क्या क्या हो रहा है और हमें कैसे अपने आप को यहाँ पर संभालने की जरूरत है। अब दूसरा है कि एक ही साथ 2 क्वेश्चन है कि हम स्वस्थ कैसे रहें, है ना? शब्द वही है, लेकिन मैंने थोड़ा सा इसमें बदलाव कर दिया है कि हम स्वस्थ कैसे रहें। तो स्वस्थ रहने के लिए हमें 4 बेसिक पिलर पर ध्यान देना पड़ेगा। 4 बेसिक पिलर का जो मीन्स है, वो हमारी बॉडी के 4 स्तंभ है, और अगर हम उन चारों स्तंभों को पूरा कर लेते हैं तो हम लंबे समय तक स्वस्थ रख सकते हैं अपने आप को। तो कैसे रखेंगे अपने आप को स्वस्थ? तो उसका बेसिक पिलर क्या है, उसको मैं 4 शब्दों में आप लोगों के साथ
एक्सप्लेन करूंगा। अर्न कितने लोगों ने सुना है? अर्न मीन्स होता है कमाना, पैसा कमाना। अर्न, EARN, अर्न। जानते हैं सभी लोग, अर्न मीन्स होता है कमाना और लर्न मीन्स होता है सीखना। तो लर्न में अर्न छुपा हुआ है, इस चीज को हमें समझना पड़ेगा। क्या लर्न करना है और क्या अर्न करना है, ये सीखना पड़ेगा आज। तो दोस्तों, मैं आपको जो बता रहा हूं इसको आप लर्न कर रहे हैं, और मैं आपको क्या कमाने वाला हूं वो आप उसे अर्न करेंगे, और वो चाबी आप ही के हाथ में है। अब अर्न करने का जो पहला वर्ड है ई फॉर होता है एक्सरसाइज। अब एक्सरसाइज बहुत सारे लोग करते होंगे, कुछ लोग जिम में करते होंगे, कुछ लोग फील्ड में या ग्राउंड में करते होंगे। लेकिन एक्सरसाइज का मतलब ये नहीं है कि हम अपनी बॉडी पर जबरदस्ती का प्रेशर डालें। एक्सरसाइज मतलब हमारी बॉडी के मूवमेंट होने चाहिए। जितने ज्यादा हमारी बॉडी के मूवमेंट होंगे, हमारी बॉडी फ्लेक्सिबल होती रहेगी, हम उसको मूव कर पाएंगे। अब सिर्फ एक्सरसाइज से ही आपका बॉडी फिट होगी क्या? नहीं। एक्सरसाइज का एक दूसरा पार्ट है जिसको हम बोलते हैं मेडिटेशन। मेडिटेशन करना बहुत जरूरी होता है। अगर आप एक्सरसाइज कर रहे हैं, और ये एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, कनेक्ट हैं। अगर आप एक्सरसाइज करने के बाद मेडिटेशन करते हैं तो एक अद्भुत एनर्जी आपकी बॉडी में क्रिएट हो जाती है। कहते हैं ना, हेल्दी सेल बनना स्टार्ट हो जाते हैं तेजी से। और एक्सरसाइज करने का जो टाइम होता है वो होता है 5 to 7 AM, जब सूरज निकल रहा होता है, ठीक है, और जो सूरज की किरणों से जो हमें एनर्जी चाहिए होती है वो मिल रही होती है। क्योंकि जो किरणों के अंदर पावर है, क्योंकि ज्यादा तेज हो जाएगा तो वो अल्ट्रावायलेट रेज देने लगेगा, वो हमारी बॉडी को ही नुकसान देने लगती है। तो जो टाइमिंग रखी है ग्रंथों में वो 5 बजे का रखा है। 5 से 7 बजे का टाइम एक्सरसाइज का होता है। उस टाइम पर क्या होता है, ऑक्सीजन लेवल अच्छा होता है, क्योंकि दिनचर्या बदल रही होती है। जैसे जैसे सूरज का प्रभाव पेड़ पौधों पे पड़ता है तो वो ऑक्सीजन ज्यादा से ज्यादा विकसित करने लगते हैं। क्योंकि रात में आप लोगों ने सुना ही होगा कि जो हमारे कुछ पेड़ों को छोड़कर बाकी सब भी कार्बन डाइऑक्साइड ही छोड़ते हैं इंसानों की तरह। लेकिन दिन में सारे पौधे क्या करते हैं, ऑक्सीजन को छोड़ते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को इनहेल करते हैं। तो ये पहला पॉइंट है कि हमने जैसे ही ई को अपने अंदर धारण किया तो हमारी बॉडी में मूवमेंट आएगा। आप सोच के देखिए, अगर आप एक्सरसाइज करेंगे तो उस ऑर्गन का, उस जगह का जो केमिकल है, जो बॉडी के अंदर टॉक्सिन्स हैं, वो रिलीज होना स्टार्ट हो जाए। तो हमने एक्सरसाइज चालू किया और हमारी बॉडी में मूवमेंट आना स्टार्ट हो गया। अब दूसरा पॉइंट जो आज सबसे बड़ी समस्या बनी हुई है, वो समस्या क्या है? वो समस्या है कि आज हमारा एटीट्यूड बहुत गंदा है। अब एक चीज होता है एटीट्यूड और एक और होता है एटीट्यूड, है ना। दोनों शब्द एक हैं, लेकिन एक एटीट्यूड का मतलब होता है ईगो और एक एटीट्यूड का मतलब होता है व्यवहार, है ना। जैसे हम लोग कई बार बातों में बोलते हैं ना, यार ये तो बड़ा एटीट्यूड दिखा रहा है, तो मतलब वो एटीट्यूड नहीं, वो ईगो है। वो एटीट्यूड को हमने उसको रूपांतरित कर दिया है, जिससे कि सामने वाले को ये ना लगे कि ये मेरे बारे में गलत बोल रहे हैं, है ना। ये बोलेंगे आप तो ईगो दिखा रहे हो, तो वो उसको बुरा भी लग सकता है। अपन क्या बोलते हैं, अरे बड़ा एटीट्यूड दिखा रहा है यार, है ना। तो एक तरीका है, हम लोग सामने वाले को समझते हैं। एटीट्यूड मतलब होता है व्यवहार। हम अपने व्यवहार को सिंपल करें। कई बार मेरे से भी गलती होती है, तो मैं थैंक यू बोलता हूँ बार बार अपने मेंटरशिप को कि वो मुझे समय समय पे समझाते रहते हैं कि हमें यहाँ पर ये चीज नहीं करनी है। तो हमें अपने आप को जितना हम्बल और नॉलेजेबल रखेंगे, उतना हम अपनी टीम को और अपने परिवार को, परिवार भी एक टीम ही है ना, मम्मी पापा बहन भाई बीवी बच्चे सब मिलकर एक परिवार है। और सबके विचार अलग अलग रहते हैं, लेकिन सब विचारों को मैनेज करने वाले को लीडर बोलते हैं। तो जिसके अंदर व्यवहारिकता है, तो व्यवहारिकता को पाने के लिए वो व्यक्ति सबके साथ सामंजस्य बना लेता है और वो अपने आप को खुश रखता है। तो जो व्यक्ति खुश रहता है उसके अंदर हेल्दी सेल क्रिएट होते हैं। जो व्यक्ति तनाव में रहते हैं उनके अंदर बैड सेल क्रिएट होते हैं, जिसकी वजह से
बीमारियां बनना स्टार्ट हो जाती हैं। किसी को माइग्रेन की सिर में पेन बना रहता है, किसी को स्लिप डिस्क का प्रॉब्लम हो जाता है, किसी को अर्थराइटिस हो जाता है, किसी को ब्लड प्रेशर हो जाता है, किसी को डायबिटीज। ये एटीट्यूड का बहुत बड़ा रोल है हमारे शरीर में, हमारी मानसिकता में। एटीट्यूड अच्छा रखेंगे तो बहुत ही लंबा आप चल पाएंगे। अब 2 पॉइंट मैंने कंप्लीट कर दिए, अभी आता है तीसरा पॉइंट। लेकिन 2 पॉइंट कौन कौन से थे? पहला था एक्सरसाइज, जिसमें योगा, मेडिटेशन, एक्सरसाइज, जो भी आप फिजिकल एक्टिविटी करते हैं करना चाहिए। हर व्यक्ति को कम से कम 4 से 6,000 कदम पर डे चलना चाहिए, क्योंकि आजकल की जो दिनचर्या है उसमें हम लोग इतना नहीं चल पाते हैं, क्योंकि हमारी वर्किंग ही इतनी ज्यादा होती है। तो एटीट्यूड को बना लिया। तीसरा और सबसे बड़ा रोल है रेस्ट। आर वर्ड आता है ना, रेस्ट। रेस्ट के लिए आज देखिए स्ट्रेस इतना ज्यादा हो गया कि रेस्ट हमारे जीवन में ही खत्म हो गया है। और हम सोते तो हैं बिस्तर पर, लेकिन सुबह उस एनर्जी के साथ नहीं उठ पाते हैं जो एनर्जी हमें चाहिए। क्यों? क्योंकि करियर को लेके स्ट्रेस हो रहा है, बच्चों की एजुकेशन को लेके स्ट्रेस हो रहा है, और बिजनेस अच्छा नहीं चल रहा है, जॉब अच्छी नहीं चल रही है। कहीं ना कहीं कोई ना कोई स्ट्रेस हम ले रहे हैं, जिसकी वजह से प्रॉपर रेस्ट नहीं हो पा रहा है। दिमाग कहीं ना कहीं विचलित है, और इसमें मेडिटेशन बहुत बड़ा रोल अदा करता है। अगर आप सोने से पहले 5 मिनट का मेडिटेशन कर लें तो आपको एकदम जबरदस्त नींद आएगी, और आप सुबह एकदम तरोताजा उठेंगे। क्योंकि जो व्यक्ति फ्रेश नहीं उठ रहा है तो उसका फ्रेश होना थोड़ा टिपिकल हो जाएगा। मैं फ्रेश होने का मतलब कॉन्स्टिपेशन की समस्या हो सकती है उसको, क्योंकि वो स्ट्रेस में सोया है और सुबह उठा है तो कोई कंप्लीट रेस्ट नहीं ले पाया है। भले वो 8 घंटे सोया है, 10 घंटे सोया है, जबकि नींद लेने के लिए हमारी बॉडी के 2 घंटे भी सफिशिएंट होते हैं। और अगर कोई मेडिटेशन करता है तो 1 घंटे का मेडिटेशन कर लेता है तो वो 8 घंटे की नींद पूरी कर सकता है। तो बहुत सारे तरीके हैं अपने आप को रेस्ट देने के। तो खुश रहिए, अपने आप को रेस्ट दीजिए, और उसमें मेडिटेशन का शामिल करिए अपने आप को। अब ये तीनों पॉइंट जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किए हैं, ये तीनों आप लोग कर सकते हैं या नहीं? लिख के बताइए मुझे। ये तीनों पॉइंट आप कर सकते हैं। एक्सरसाइज, अपने एटीट्यूड को बदल सकते हैं, और हम अपने आप को रेस्ट दे सकते हैं। क्या ये सारे काम आप कर सकते हैं? ये तीनों काम आपके बस के हैं या नहीं? ओके, लेकिन करते कितने लोग हैं? सबसे बड़ी समस्या ये है, जानते सब कुछ है लेकिन करते नहीं है। वो कहते हैं ना, जानते हैं लेकिन मानते नहीं है। तो दोस्तों मान लीजिए, क्योंकि ये शरीर आपका है, किराए का नहीं है, और जब तक आपकी आत्मा इसके अंदर है, ये बॉडी आपकी ही तक रहनी है। क्योंकि जब तक आपकी आत्मा इससे नहीं निकली है तो कष्ट भी आपने ही लेने हैं। तो इस शरीर से कष्ट लेने हैं या खुशियां लेनी है, ये भी आपने डिसाइड करना होगा। तो दोस्तों टाइम निकालें, भले अपने लिए 10 से 15 मिनट, आधा घंटा, जब भी टाइम मिले अपने आप को टाइम दीजिए, ये तीनों काम करिए। अभी बात आ जाती है चौथा पॉइंट, जिसको हम बोलते हैं एन, अर्न का एन। तो जानते हैं एन का मतलब क्या होता है? बहुत सारे लोग जानते भी होंगे कि अर्न का एन का मतलब क्या होता है। कोई अगर जानता है तो बिल्कुल लिखिए। एन का मतलब होता है न्यूट्रिशन, पोषण। अब सबको समझ में आएगा कि मैं आज का जो टॉपिक लेके आया था, ये न्यूट्रिशन क्या चीज है, क्या बला है। न्यूट्रिशन को हम आम भाषा में अगर बोले तो शुद्ध भोजन, पेड़ से टूटा हुआ फल जो तुरंत टूटा और हमने खा लिया, जिसमें किसी भी प्रकार का कोई केमिकल नहीं है। अब ध्यान से समझिए, ये न्यूट्रिशन और हमारे बॉडी का क्या संबंध है आपस में। हर कोशिका को कुछ ना कुछ न्यूट्रिशन चाहिए होती है, कुछ ना कुछ एनर्जी चाहिए होती है। वो एनर्जी हम लेते हैं अपने खाने से, और खाने में क्या होता है? दाल, चावल, रोटी, सब्जी, फल, फ्रूट्स, है ना, घी, दूध, यही सारी चीजें खाते हैं ना खाने में। और इसका ही हमारी बॉडी में विखंडन होके जब टूटता है, और टूटने के बाद छोटी आंत की विलय के जरिए से वो ब्लड में सम्मिलित होता है, तो हमें एक नई एनर्जी मिलती है, नई कोशिकाओं को पैदा करने का समय होता है वो। तो आज न्यूट्रिशन के ऊपर अगर बात की जाए
कि जैसे मैंने शुरुआत में ही बताया था कि हम स्वस्थ कैसे रह सकते हैं, है ना? आज का जो चाल चलन है, खान पीन है हमारा, वो पूरी तरीके से दूषित हो गया है। अब हम लोग क्या करते हैं, हमारा जो कल्चर है, कल्चर में अगर मैं आयुर्वेद की बात करूं या सनातन की बात करूं, तो वहां पर क्लियर बोला जाता है कि सुबह का खाना राजाओं की तरह होना चाहिए, दोपहर का खाना वजीरों की तरह होना चाहिए और रात का खाना भिखारियों की तरह होना चाहिए या रंक की तरह होना चाहिए। तो दोस्तों, हम सब इस चीज को जानते हैं। दूसरा, हम ये भी जानते हैं कि कभी भी खाना खाने के बीच में पानी नहीं पीना चाहिए, खासकर ठंडा पानी बिल्कुल नहीं पीना चाहिए। लेकिन फिर भी हम ठंडा पानी पीते हैं। क्यों मना किया गया है आयुर्वेद में या सनातन में कि खाना खाते समय पानी नहीं पीना चाहिए या खाने के बीच में पानी नहीं पीना चाहिए और ठंडा पानी तो बिल्कुल भी नहीं पीना चाहिए? हम सब जानते हैं कि हमारी बॉडी में जो लीवर होता है वो सबसे बड़ा ऑर्गन है, जो ऑयल प्रोड्यूस करता है हमारे खाने को सड़ाने के लिए पित्ताशय की सपोर्ट से। तो ये बाइल क्या होता है, ये एक तरीके का तेजाब होता है। अगर हम तेजाब में ठंडा पानी मिला देंगे तो क्या तेजाब का असर हमारी बॉडी पर हो पाएगा जो होना चाहिए? खाना सड़ पाएगा? आप कभी सोच के देखिए, आप टॉयलेट क्लीनिंग के लिए बहुत सारे लोग तेजाब का इस्तेमाल करते होंगे। जब तेजाब डालते हैं तो केमिकल जो होते हैं, केमिकल की वजह से जो गंदगी होती है वो आजू बाजू से वो निकलना स्टार्ट हो जाती है। लेकिन जैसे ही पानी डालते हैं तो वो गंदगी निकल नहीं पाती है। सेम प्रोसेस हमारी बॉडी के अंदर होता है। खाते समय हमारी बॉडी में हमें पानी की जरूरत नहीं होती है, क्योंकि लार में बहुत सारे एंजाइम्स पाए जाते हैं जो खाने को डाइजेस्ट करने में सपोर्ट करते हैं। बाकी काम लीवर करता है, लीवर से वाइल प्रोड्यूस होता रहता है और वो खाने में मैश होता जाता है। इसी की वजह से वो विखंडन होता है। और उस टाइम पर अगर आपने पानी पी लिया तो जो हमारी बॉडी के अंदर जो एंजाइम्स बने हैं, जो केमिकल बने हैं, जो हमारी बॉडी के लिए हेल्दी केमिकल हैं, जिससे हमारी बॉडी के अंदर पोषण का विखंडन होना है, तो वो क्या है, वहीं पर रुक जाएगा। और जब वो रुक जाएगा तो आपकी बॉडी में जो प्रोसेस होनी चाहिए थी वो होगी नहीं। अब क्या होगा, आपकी बॉडी में ऐंठन होगी, पेट के अंदर गैस होगी, एसिडिटी वगैरह की शिकायत खड़ी होने लगेगी, कॉन्स्टिपेशन की शिकायत होने लगेगी। तो कभी भी हमें खाना खाते समय बीच में ठंडा पानी नहीं पीना चाहिए। अगर आपका गला चिपक रहा है तो गर्म पानी लें, जिससे कि आपकी जठराग्नि जो होती है, जो द्रव होते हैं हमारी बॉडी के अंदर, जिससे वो प्रज्वलित होती है और वो खाने को प्रोसेस करती है, उसको जठराग्नि बोलते हैं। उस जठराग्नि को वो शांत नहीं होने देना चाहिए। जब हम गुनगुना पानी लेंगे तो जठराग्नि प्रज्वलित रहेगी और हमारे खाने को डाइजेस्ट कर पाएगी। तो पहले तो मैं एक ही चीज बोलूंगा कि हमें खाने के बीच में कभी भी पानी नहीं लेना चाहिए, 1 घंटे पहले भी और 1 घंटे बाद भी। लेकिन कुछ लोगों के साथ ये चैलेंज होता है कि वो गटक ही नहीं पाते हैं, तो घर में बोलिए कि रसेदार सब्जी बनाएं, सूखी सब्जी से मत खाइए, है ना। फिर भी अगर आपका चेहरा जो होता है ना, बाइट अटक रहा है आपके गले में, तो आप गर्म पानी का इस्तेमाल करें। दोस्तों, एक चीज बोली जाती है कि सेहत में हमें मैदे का सेवन नहीं करना चाहिए, जिसके बिना आज बच्चे चल नहीं पाते और आज सबसे ज्यादा बच्चों में ही प्रॉब्लम आ रही। तो ये टॉपिक बहुत बड़ा है, अगर मैं ज्यादा अंदर जाऊंगा तो बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा, क्योंकि 9:45 भी हो चुके हैं। तो मैं अपने प्रोसेस पे चलता हूँ कि न्यूट्रिशन के लिए आज हमारे पास ऑप्शन क्या है। अब मैं आपको दोबारा से स्लाइड शो करने वाला हूँ। एक ऑप्शन है कि मैं आपको बता देता हूँ कि आपने पर डे अपनी डाइट में 6 से 7 तरीके के फल लेना स्टार्ट कर दीजिए और 4 से 5 तरीके की सब्जियां, 4-5 तरीके के अनाज, 4-5 तरीके की दाल आपने पर डे खानी है। और बॉडी के लिए जो ओमेगा 3 होती हैं हमें, है ना, ये चीजें लेनी रहती हैं। फैट्स का इस्तेमाल कम से कम करना चाहिए। अगर आप ये सारी चीजें कर पाए तो अच्छी बात है, लेकिन क्वांटिटी रहेगी अप्रोक्सीमेट हर चीज की लमसम 250-250 ग्राम, 300-300 ग्राम। तो अप्रोक्सीमेट जो टोटल डाइट बनेगी वो 5 किलो से 6 किलो के बीच में बनेगी। अगर पॉसिबल है तो आप ले सकते हैं, लेकिन उसे डाइजेस्ट करने के लिए क्या करेंगे आप? उसके लिए कम से कम आपने 8 से 10 घंटे का वर्कआउट करना पड़ेगा। और मुझे नहीं लगता कि आज किसी के पास 8 घंटे 10 घंटे का वर्कआउट करने का टाइम है। अगर नहीं है तो दोस्तों, मेरे पास एक सब्स्टिट्यूट है। हमें एक ऐसे फूड सप्लीमेंट की रिक्वायरमेंट है जो आज हमारे कम फिजिकल एक्टिविटी में भी हमारी बॉडी को फिलफुल कर सके। और
उसका श्रेय मैं देता हूँ रेनेटस वेलनेस को। उसने एक ऐसी चीज हमारे लिए बना दी है जो आपकी बॉडी के हर विटामिन, मिनरल्स, अमीनो एसिड्स, एसेंशियल फैटी एसिड, कार्बोहाइड्रेट, एंटीऑक्सीडेंट, हर चीज की वैल्यू को फुलफिल कर देता है। तो मैं दोबारा से स्क्रीन शेयर करूंगा आप लोगों के साथ। तो ये प्रोडक्ट रेनेटस वेलनेस ने आपके लिए बनाया है। ऑप्शन दोनों हैं, आप ट्रेडिशनल तरीके से खा सकते हैं, लेकिन क्या खाएंगे, उसमें कितनी शुद्धता है, आपको कुछ नहीं पता। दूसरा ऑप्शन आपके पास है कि रेनेटस वेलनेस ने आपको फल, सब्जियां, जड़ी बूटियों को मिला के चेरी बेरी, फ्लावर और लीव्स का कॉम्बिनेशन बना के एक प्रोडक्ट तैयार कर दिया, जो आपको क्या देता है, 7 से 8 तरीके के फलों के जो विटामिन होते हैं वो आपको मिल जाते हैं। आपको 5 से 6 तरीके की जो सब्जियां खानी है पर डे, उसमें जो मिनरल्स होते हैं 9 तरीके के वो आपको मिल जाएंगे। 7 तरीके के प्राकृतिक फाइबर आपको मिल जाएंगे। 42 टाइप के जेंथोन्स आपको मिल जाएंगे। 20 तरीके के अमीनो एसिड मिल जाएंगे। एसेंशियल फैटी एसिड ओमेगा 3, 6, 9 मिल जाएगा। प्रोटीन मिल जाएगा, कार्बोहाइड्रेट मिल जाएगा और साथ में प्रचुर मात्रा में एंटीऑक्सीडेंट मिल जाएगा। दोस्तों, क्या लगता है कि हम जो फल सब्जियां खा रहे हैं उसमें ये सब चीज है? दोस्तों, अगर आप चाहें तो 2014 का इंडिया टुडे उठा सकते हैं। उसमें क्लियर बताया गया था कि न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी कितनी तेजी से हमारे जीवन में आई है। आज से 30 साल पहले एक सेव के अंदर जितना विटामिन ए पाया जाता था, आज 15 सेव के अंदर भी उतना विटामिन ए नहीं है। तो दोस्तों, कोई भी मुझे ऐसा कैपेबल नहीं दिखता है जो 15 सेव पर डे खाता हो। 4 बादाम के अंदर विटामिन ई इतना मिल जाता था हमारे लिए, जो आज 400 ग्राम बादाम में भी नहीं है। मुझे नहीं लगता कि कोई इतना कैपेबल है कि वो 400 बादाम पर डे खाता हो। खा तो लेगा, लेकिन बॉडी डाइजेस्ट कर पाएगी? सोचने की बात है। तो हमें शुद्धतम रूप में एक ऐसी डाइट चाहिए जो हमारी बॉडी को, हमारी बॉडी के अंदर जो विटामिन, मिनरल्स का जो कोटा है उसको मिनिमम पूरा कर सके, क्योंकि हम पेट भरने के लिए खाना तो खाएंगे ही ना। तो इस कंपनी ने 6 साल की रिसर्च के साथ एक प्रोडक्ट ऐसा बना दिया जिसका नाम रख दिया रीनेटस नोवा। नोवा प्रोडक्ट का नाम हो गया, रीनेटस का मतलब हो गया पुनः जीवन देने वाला एक प्रोडक्ट। तो जो आपकी बॉडी के अंदर सारी चीजें देती है, विद रिसर्च इस प्रोडक्ट को तैयार किया गया है हर इंसान के लिए। अब अगर मैं रेगुलर डाइट की बात करूं तो आपको अप्रोक्सीमेट 1500 से 2000 रुपए पर डे पर पर्सन खर्च करना पड़ेगा। हो सकता है बहुत सारे लोग हों जो खर्च कर सकते हो, लेकिन इतना खा के डाइजेस्ट कैसे करेंगे? तो उसकी वजह से भी बीमारी आ जाएगी। तो आपके पास एक स्मार्ट डाइट हमने आपको प्रोवाइड कर दी है, जिसमें हमने सारी चीजें मिलाई हैं और उनका कॉम्बिनेशन बना के आपको दे दिया है। ये 12 तरीके के फल, सब्जियां, बेरी, चेरी, पत्तियां, फ्लावर्स का इस्तेमाल करके एक ऐसा प्रोडक्ट बना दिया जो आपकी बॉडी में आपके पोषण की मात्रा को मिनिमम फुलफिल कर देगा, जिसकी वजह से आपकी बॉडी के अंदर कोई भी डिसऑर्डर क्रिएट नहीं हो पाएगा, है ना। दूसरा, आपकी बॉडी के अंदर जो एक्सरसाइज करके हम टॉक्सिन्स रिलीज करते थे मल के जरिए से, बाथरूम के जरिए से, और या पसीने के जरिए से, या आपने देखा होगा बहुत सारी क्रियाएं होती थी सुबह की टाइम पर, लोग गले में उंगली डाल डाल के उल्टियां करते थे। तो ये तरीके हैं गंदगी को साफ करने के अपनी बॉडी से। तो ये आपकी बॉडी को डिटॉक्सिफाई करेगा, और सबसे बड़ा काम, जैसे ही आपकी बॉडी डिटॉक्सिफाई होगा, इसका इम्यूनिटी सिस्टम एक्टिवेट हो जाएगा। और जैसे ही आपकी बॉडी में इम्यूनिटी पावर एक्टिवेट हुआ, तो आपकी बॉडी के अंदर जो सेल हैं, जो कहते हैं ना अद्र जीवित सेल, मतलब ना मरे हैं ना जिंदे हैं, वो सेल भी जीवित होने लगते हैं। और उसको जब पोषण मिलता है तो वो डेड सेल्स को रिमूव करके हेल्दी सेल क्रिएट करने लगते हैं, और हमारी इम्यूनिटी बूस्ट हो जाती है। और इम्यूनिटी जैसे ही बूस्ट होती है तो उस अच्छी इम्यूनिटी वाले शरीर में कभी बीमारी स्टोर नहीं हो पाती दोस्तों। तो इस प्रोडक्ट के बारे में तो आप सभी लोग जानते हैं कि क्या काम करता है। मैं अगर इसका एक ओवरव्यू बताऊं कि ये आपकी बॉडी में क्या करता है, जैसे कि मैंने अभी बताया कि आपका भोजन मिल जाता है।
अब भोजन में ऐसे तत्व होते हैं जिसकी वजह से हम हमेशा यंग दिखते हैं, जवान दिखते हैं, हमें कभी कोई एलर्जी नहीं होती है, हमें जोड़ों की प्रॉब्लम्स नहीं आती हैं, हमें डिप्रेशन नहीं आता है, हमारे फंगल इन्फेक्शन नहीं होता है ना? तो ऐसे फलों को यहाँ पर साइंटिस्टों की मदद से इसमें डाला गया है जो आपकी बॉडी में ये काम करती हैं। कुछ ऐसी जड़ें हैं जो डायबिटीज पर काम करती हैं, हमारे खाने में सेवन करने पर करती है, सूजन में हमारे सपोर्ट करती है। आपने देखा होगा कि बहुत सारे शरीर में सूजन आ जाती है, अननेसेसरी सूजन आ जाती है कि कहीं न कहीं खान-पीन में कुछ गड़बड़ हो गया है तो सूजन को ठीक हार्ट हेल्थ को लेके आज बहुत सारे चैलेंजेस लोगों को आ रहे हैं। उन्हें नहीं मालूम कि अगर हम अपनी बॉडी को क्या दें जिससे कि हम अपनी हार्ट हेल्थ को सुधार सकते हैं। तो यहाँ पर हमने साइबेरिन जिंक्सिंग का इस्तेमाल किया है, मैंगोस्टीन का इस्तेमाल किया है, फिर सफेद मूसली भी डाली है जो जोड़ों के दर्द के लिए स्पर्म काउंटिंग सेक्सुअल लाइफस्टाइल को लेके इसका बहुत अच्छा यूज किया जाता है। डायरिया पेचिस में भी बहुत अच्छे रिजल्ट हैं इसके। इसके साथ साथ हमने एक एल्डरबेरी डाला, इसके अंदर ओमेगा 3 प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। तो आप सोच के देखिए कि अगर एल्डरबेरी हमारे इंग्रेडिएंट में डला हुआ है तो हमारी ब्लड प्रेशर से रिलेटेड या हार्ट से रिलेटेड समस्याएं बहुत ज्यादा परसेंट में ठीक की जा सकती है। इसमें पुराने से पुराने जुकाम बुखार पर भी इसके बहुत अच्छे रिजल्ट हैं। कहते हैं ना कि एलर्जी टाइप हो जाते हैं ना, साइनस टाइप की जो समस्याएं होती हैं, कब्ज की समस्याएं होती हैं, उस पर इसका बहुत ही जबरदस्त रिजल्ट है। ऐसे ही हमने एक और फल लिया है जिसको बिलबेरी बोलते हैं। बिलबेरी का अगर मैं संक्षिप्त में जिक्र करूं तो ये संपूर्ण भोजन है एक तरीके से हमारी बॉडी में। इसके अंदर प्रचुर मात्रा में एंटीऑक्सीडेंट पाया जाता है और इसका काम होता है हमारी बॉडी में मरम्मत करने का। जैसे हम सभी लोग दिवाली पर अपने घर में जो टूट फूट हो जाती है, प्लास्टर झड़ जाता है या कलर निकल जाता है या कहीं से फर्श टूट गया है या कोई भी XYZ टूटी चीजें होती है उसकी रिपेयरिंग करवाते हैं, वही रिपेयरिंग का काम ये हमारी बॉडी के अंदर करता है। और बहुत सारी चीजों पे मैं साथ में काम करते करते जिन लोगों को बालों की समस्या होती है, जिनकी आंखों की समस्या है, इससे बहुत ही अच्छे इसके रिजल्ट हैं। कब्ज की समस्या होती है, वजन को मैनेज करने में भी इसका बहुत बड़ा सपोर्ट होता है। अगर नेक्स्ट इंग्रेडिएंट्स की अगर मैं बात करूं तो वो है अश्वगंधा। ब्रेन फंक्शन को बूस्ट करने में इसका बहुत बड़ा रोल है। हमारे प्राचीन टाइम से जो इतने भी बड़े बड़े योद्धा रहे हैं वो इसका सेवन करते थे अपने आप को मजबूती के लिए और अपने ब्रेन को तेज तर्राक करने के लिए। ये ब्रेन को शांत रखता है क्योंकि जितना योद्धा दिमागी तौर पर शांत होगा वो उतने ही अच्छे तरीके से युद्ध लड़ पाएगा। तो दोस्तों आज हर इंसान के दिमाग में कहीं ना कहीं फ्रस्ट्रेशन है, कोई ना कोई द्वंद्व युद्ध चल रहा है। तो दोस्तों इस प्रोडक्ट को जरूर लीजिए क्योंकि ये आपके ब्रेन को शांत रखेगा और आपको काम करने के लिए प्रेरित करता रहेगा। तो इसके बाद मैं आगे चलता हूँ। जिंगो बिलोबा माइंड ब्लोइंग है। ये बारीक नसों को अंदर भी ऑक्सीजन को पर्याप्त मात्रा में पहुंचाने के लिए काम करता है। मस्तिष्क रक्त प्रवाह, क्योंकि हमारे ब्रेन के अंदर बहुत ही बारीक बारीक नसें होती हैं, उसको मैनेज करता है, रक्त को प्रॉपरली ऑक्सीजन के साथ वहां से गुजारता है जिससे कि हमारा ब्रेन काफी अच्छा रहता है। आपने देखा होगा अस्थमा न्यूरोलॉजी में एक COPD करके खतरनाक बीमारी होती है जिसको बिना पंप के वो रह नहीं पाता है। उस बीमारी पर इसके बहुत अच्छे रिजल्ट हैं क्योंकि पस सेल्स इतने ज्यादा हमारे लंग्स में आ जाते हैं जिसकी वजह से सामने वाले को ब्रीथ करने में प्रॉब्लम आती है। तो ये बहुत ही दुर्लभ पेड़ कह सकते हैं और इसने काफी सारे लोगों की जीवन बचाए हैं। और ये हमारे जापान टेक्नोलॉजी मतलब जापान में इसका ये सूक्ष्म पौधा पाया गया था जिसकी वजह से जब इसकी पता लगा कि परमाणु बम के दुष्परिणाम भी इसके ऊपर नहीं आए, तो मतलब ये कितनी बड़ी जीवन है हमारे शरीर के लिए। तो दोस्तों इसके बाद है मंजिस्टा। अगर मंजिस्टा के लिए बात करूं तो साइंटिस्टों को मैं सलाम करता हूं। हमारे जो चीफ हेड हैं हमारे राजदीप दत्ता जी, प्रोफेसर राजदीप दत्ता, उन्होंने क्या निकाल के आप लोगों को दिया है आपको पता ही नहीं है। अगर इन सभी इंग्रेडिएंट्स की अगर मैं बात करूं, इसका कॉम्बिनेट बना के मैं अगर आपको दूंगा तो कम से कम आपको 20,000 रुपए की पर डे इनकी डाइट लेनी पड़ेगी। लेकिन उनको तारीफ करता हूं हमारे डॉक्टर राजदीप दत्ता जी को कि उन्होंने इसके उन दुर्लभ कणों को निकाल के कैप्सूल में प्रो के 350 ग्राम का कैप्सूल बना के हमें दे दिया है
350 mg का, जो हमारी बॉडी के लिए 4 टुकड़ों में अगर 4 कैप्सूल अगर हम ले लेते हैं तो हमारी एक दिन की डाइट को फुलफिल कर देता है। हमारे शरीर को पर डे जो कैलोरीज चाहिए होती है वो 1500 से 2500 कैलोरी चाहिए होती है, जबकि हम एक बैठक में जो खाना खाते हैं वो 5000 कैलोरी से ज्यादा का होता है। तो दोस्तों, मंजिष्ठा जो काम करता है वो काम करता है आपकी बॉडी की जो क्लीनिंग होती है, ब्लड को साफ करता है, लीवर को डिटॉक्सिफाई करता है, साथ ही साथ में आपकी स्किन से रिलेटेड जो भी समस्याएं होती हैं उस पे इसका इस्तेमाल किया जाता है। श्री गुरु की अगर मैं बात करूं तो आज किसी का भी कोलेस्ट्रॉल लेवल चेक करा लीजिए, क्योंकि खाते क्या है, बर्गर, पिज्जा, समोसे, कचौड़ी, कोलेस्ट्रॉल तो बढ़ना है, तो कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल करता है, साथ ही साथ में ब्लड प्रेशर को भी मैनेज करता है, शुगर को भी मैनेज करता है, सेक्सुअल लाइफस्टाइल को, कब्ज की समस्या को, ऐसी बहुत सारी दिक्कतें हैं जो हमारी बॉडी के लिए एक टॉनिक का काम करता है। बॉडी में जितने भी विषैले पदार्थ हमारी बॉडी में होते हैं उनको मल के और मूत्र के जरिए से बाहर निकाल देता है और शरीर को एक चमकदार बना देता है, जिसको हम कहते हैं ग्लो आ गया हमारे चेहरे पर, है ना। तो ऐसे ही नेक्स्ट जो इंग्रेडिएंट है उसका नाम है शतावरी। शतावरी महिला प्रजनन क्षमता के लिए बहुत ही कारगर है, लेकिन इसका एक सबसे बड़ा बेनिफिट है कि आज लोगों के चटपटे खान पीन की वजह से, तेल खटाई मसाला की वजह से आज हर बच्चे बूढ़े जवान के अंदर कहीं ना कहीं पेट में हल्का सा पेन बना रहता है, एसिडिटी बनी रहती है। वो सिम्टम है आपके पेट के अंदर छाले हो गए हैं, जिसको हम बोलते हैं गैस्ट्रिक अल्सर, है ना। तो वो छाले अगर विकराल रूप हो जाते हैं तो उसको बोलते हैं आंत का कैंसर, क्योंकि उसकी क्योर ही नहीं हो पाती है। क्योंकि हम जब खाते जाएंगे, कुछ भी खाते रहेंगे तो उसको टाइम नहीं मिलेगा रिकवर होने के लिए। तो ये एक ऐसा इंग्रेडिएंट है जो हमारी बॉडी के लिए बहुत ही अच्छा, लिकोरिया जैसी समस्याओं के लिए बहुत काम करता है। कह सकते हैं कि लेडीजों की जो भी समस्याएं होती हैं उस पर बहुत अच्छा काम करता है। साथ ही साथ ये हमारी पथरी पर भी काम करता है, जिन लोगों को गुर्दे की पथरी होती है उसको भी ये खत्म करने में सहायक है। नेक्स्ट की अगर मैं बात करूं, पुनर्नवा, नाम से ही बोलता है ये पुनः नवा, नया कर देता है हमारे ऑर्गन को, और ये हमारी बॉडी के सबसे बड़े ऑर्गन लीवर पर काम करता है। और इसकी अच्छी बात ये है कि ये पूरी ओवरऑल बॉडी के लिए काम करता है। वेट रिड्यूस करने के लिए ये बहुत कारगर है। किडनी का जो यूटीआई इन्फेक्शन होता है